गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी क्लासेस चल रही हैं DSSB के PGT मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर आज हम टॉपिक लेके आए हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम एक हमारे DSSB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, और वो भी फिक्स पॉइंट के ऊपर, फिक्स टॉपिक्स के ऊपर आ रहे हैं। जैसे इंडिपेंडेंट टर्म होगी, कोफिशिएंट ऑफ, किसी भी कोफिशिएंट पूछ लिया, इंडिपेंडेंट होगी, नंबर ऑफ टर्म हो गए, सम ऑफ कोफिशिएंट हो गए। तो आज उन टॉपिक्स में से हम दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इंडिपेंडेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे, यहाँ से इंडिपेंडेंट टर्म के ऊपर और नंबर ऑफ टर्म्स के अंदर। तो यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, दो टॉपिक हमारे पास कि किसी भी एक्सपेंशन के अंदर इंडिपेंडेंट टर्म मतलब कि जहां पे हम x की पावर 0 आ जाती है, बल्कि उसके अंदर x प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वो टर्म फाइंड करेंगे। और दूसरा हम इसमें फाइंड करेंगे कि किसी भी एक्सपेंशन की पावर अगर हमें देते हैं जैसे, तो उस पावर को देखते हुए हम कैसे डिसाइड करें कि उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म बनेंगे। देन स्टार्ट। सबसे पहले हम करते हैं इंडिपेंडेंट टर्म के लिए। तो पहले हम इसको जरा पूरा सोल्व करके देखते हैं कि कैसे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इंडिपेंडेंट टर्म का। यहां से इंडिपेंडेंट टर्म अगर उसने पूछी है x, मतलब कि हमारे पास हो गया कि क्वेश्चन में x की पावर 0 होनी चाहिए, कि इसकी वो टर्म निकालनी है जहां पे x प्रेजेंट ना हो। तो हमें पता है कि जर्नल टर्म जो होती है वो हमारी होती है r+1 इज इक्वल टू 14 CR। x की पावर हो जाएगी 14 माइनस r, देन -1/x की पावर हो जाएगी r। अब इसमें जितने भी x है उन्हें हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो 14 CR एज इट इज रहेगा। देन x की पावर हमारे पास हो जाएगी 14 माइनस r, और यहां से x ऊपर लेके जाएंगे, देन माइनस पावर हो जाएगी -r -1 की पावर r। पर हमें x की कोई भी पावर नहीं चाहिए, तो इसका मतलब x 14 माइनस 2r को कंपेयर किया जाए x की पावर 0 से। x की पावर 0 से करते हैं तो 14 माइनस 2r इक्वल टू 0, देन -2r इज इक्वल टू -14, माइनस से माइनस कैंसिल, देन r इज इक्वल टू 7। तो अगर बताए जो है हमारे पास, अगर वो आपसे टर्म पूछता है तो हम एक ऐड कर देते हैं उसके अंदर, मतलब कि जो इंडिपेंडेंट टर्म होगी वो हमारे कौन से प्लेस पे होगी, 8th प्लेस पे होगी। और अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो r की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे हम, 7। तो 14C7 -1 की पावर 7, तो हमारे पास कोफिशिएंट हो जाएगा उसका -14C7। तो यहां से हम दो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, या तो हमें इंडिपेंडेंट टर्म पूछी जाए या उसका कोफिशिएंट पूछा जाए। अगर इंडिपेंडेंट टर्म पूछता है तो वो आएगी हमारी 8th प्लेस के ऊपर, और अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो वो हो जाएगा -14CR। तो ये किसी भी एक्सपेंशन के अंदर इंडिपेंडेंट निकालने का हमारे पास लॉन्ग मेथड है। सबसे पहले एक्सपेंशन देखेंगे, जर्नल फॉर्मूला लगाएंगे उसके ऊपर। यहां से सबसे पहले एक्सपेंशन देखेंगे, एक्सपेंशन के बाद उसके ऊपर हम जर्नल फॉर्मूला यूज करेंगे। जर्नल फॉर्मूला यूज करने के बाद जितने भी उसके अंदर x हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे, और x की पावर को हमारी दी हुई पावर के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर कोफिशिएंट पूछा गया है तो r की वैल्यू एग्जिट यूज कर ली जाएगी, और अगर टर्म पूछी गई है तो उसमें एक इंक्रीज कर दिया जाएगा। बट ये काफी लंबा मेथड हो जाता है और पेपर में इतनी जल्दी हम इसको सोल्व नहीं कर पाते, तो इसके लिए हमने एक रूल बनाया है जिससे हम उसे डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो रूल हम याद करेंगे, ये हमारे पास एक, कि अगर हमारे पास एक्सपेंशन दी हुई है जर्नल कि a, ये हो जाएगी a x की पावर p प्लस माइनस, कोई भी साइन आए कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ऊपर कोई भी वैल्यू आए कोई दिक्कत नहीं है। b x की जो पावर है वो q, और पावर कितनी होगी n। तो अब वो पूछता है इंडिपेंडेंट टर्म, मतलब कि x की पावर क्या होनी चाहिए, 0। तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लेंगे r के लिए। ये r है हमारा, कि n p डिवाइडेड बाय p प्लस
क्यू। सिंपल, सिर्फ हमने एक्सपेंशन की पावर को देखना है और फिर एक्स और वाई की पावर को देखना है। तो एन की मल्टीप्लाई पी से कर दी जाएगी और नीचे पी और क्यू का सम, तो डायरेक्ट हमको आर फाइंड हो जाएगा। अगर वो टर्म की बात करेगा तो उसके अंदर हम एक इंक्रीज कर देंगे। तो जरा देखें हमारे ये वाले क्वेश्चन को, अभी हम कर रहे थे जिसे, तो ये जो वैल्यू है हमारी एन को डिनोट करेगी। एन आ गया हमारे पास, यहाँ जो पावर है वो p मतलब कि 1, यहाँ जो पावर है वो क्यू 1। तो इसका मतलब r का भी हमने क्या फॉर्मूला लर्न किया भाई, एन पी डिवाइड बाय p प्लस क्यू। तो n की वैल्यू होगी हमारे पास 14, p की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो 14/2 कैंसिल करें वैल्यू 7। तो अभी हमने लॉन्ग मेथड से किया, तब भी हमने देखा था कि r की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 7 आ रही थी, और अगर हम डायरेक्ट करें तो भाई 7। तो हम लॉन्ग मेथड यूज ना करके डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। तो सिंपल, बस हमें फॉर्मूले को ध्यान से समझते हुए लर्न करना है। इसे क्या होगा हमारे पास कि x की जो पावर है वो p रहेगी, 1 में जो है वो हमारे पास q रहेगी पावर यहां से, और टोटल n। तो r की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, np डिवाइड बाय p प्लस q। अगर वो आपसे टर्म पूछता है तो उसके अंदर हम एक वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं जरा, इसे सोल्व करके हमारे पास होते हैं या नहीं होते हमसे वैल्यू। तो जरा देखें इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कंपेयर करके बताओ यहां से। तो एक्सपेंशन दी हुई है हमें कि √x डिवाइड बाय √3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2x, पावर जो है वो 12। तो कंपेयर अगर हम करें, कौन सी वैल्यू को कंपेयर करना है भाई हमने, p x की पावर जो है उसको p से, मतलब कि p की वैल्यू होगी हमारे पास 1/2, x की अपॉन में जो है उसे q से, तो पावर होगी 1, और जो होल पावर है उसे n से। तो r की वैल्यू क्या लर्न की है, n p डिवाइड बाय p प्लस q। तो जरा रखे वैल्यू भाई, n की वैल्यू 12, p की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, कैंसिल कर लें या सिंपल भी कर सकते हो जैसे आपको इजीली लगे, बाय 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 4, तो r की वैल्यू 4 हो जाएगी। और अगर टर्म पूछी जाए तो कौन सी टर्म पे हमारे पास इंडिपेंडेंट टर्म मिल जाएगी, 5th के ऊपर। पर इसने अपने पास इंडिपेंडेंट टर्म के कोफिशिएंट को पूछा हुआ है, टर्म यहाँ से टर्म अगर है तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा 5th। और कोफिशिएंट जरा हम चेक करें इसका, तो कोफिशिएंट क्या रहेगा भाई हमारे पास, कोफिशिएंट के लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, n मतलब कि 12, c r की वैल्यू होगी 4, यहां से 1/√3 की पावर हो जाएगी 12 माइनस 8 हो जाएगा 4, और माइनस √3/2 की पावर हो जाएगी 4। देन इसे सोल्व करते हैं जरा। तो कॉम्बिनेशन के लिए क्या यूज किया जाएगा, 12, 11, 10 एंड 9 डिवाइडेड बाय 4, 3, 2, 1। अब यहां से √3 की पावर 8 है, तो मतलब कि 1 डिवाइड कर लें तो ये रह जाएगी 3 की पावर 4। यहां से करें, इवन पावर है पॉजिटिव हो जाएगा, 3 की पावर 2 और 4 की करेंगे तो 16। कैंसिल कर लेते हैं, जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं जरा, यहाँ से 2 पावर तो यही कैंसिल होगी, 2 रहेगी, 3 3 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो 12 कैंसिल, यहाँ से 2 से 5, तो ये आ गया हमारे पास 55 डिवाइड बाय 16। तो कोफिशिएंट हो जाएगा हमारे पास 55/16, आंसर हो गया ए। तो देखेंगे आप कितना इजीली हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वरना अगर पावर वगैरह कंपेयर करने में बहुत टाइम लग जाता है हमारे पास। सिंपल अपन एक फॉर्मूला लर्न रखना है कि जो भी हमारे पास ऊपर x है उसकी पावर को p से कंपेयर करेंगे, 1 वाले को q से और होल पावर को n से, और डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे np डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू, देन सोल्व। अब ये तो मैंने फिर भी आपको सोल्व करके दिया, वरना इतनी कैलकुलेशन तो आप सिंपल अपने माइंड में भी कर सकते हैं। एनपी डिवाइड बाय पी प्लस क्यू, तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल गई। अगर उसने कोफिशिएंट पूछा है तो हम डायरेक्ट आर की वैल्यू यूज करेंगे, और अगर वो टर्म पूछ रहा है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम यहाँ से, ये चीज तो जरा इसमें हम कंपेयर करके बताइए भाई क्या चीज कहाँ पे, फटाफट
यहाँ से। तो अब यहीं से करते हैं, इसकी पावर दी हुई है, जरा मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। क्यूब रूट ऑफ एक्स दिया हुआ है प्लस 1/2 क्यूब रूट ऑफ एक्स और पावर 18। तो हमारे पास n 18 हो गया, यहीं से देखते हैं, यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं इसको यहाँ से। तो ये वैल्यू हमारे पास होगी n की, यहाँ से p मिल जाएगा, यहाँ से हमें q मिल जाएगा। मतलब कि p की वैल्यू होगी 1/3, q की वैल्यू भी होगी 1/3 एंड 18। तो r की वैल्यू होगी n 18 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1/3। तो 18/3, इसका रेसिप्रोकल कर लें तो 3/2 कैंसिल, इट्स वैल्यू 9। तो r की वैल्यू 9 है। तो अगर हम कोफिशिएंट के बारे में सोचें तो कोफिशिएंट हो जाएगा हमारे पास 18c 9, वैल्यू यहाँ पे कोई भी इसकी वैल्यू नहीं है तो 1 की पावर 9 रहेगी, और यहाँ से 1/2 की पावर 9, ये चीज। तो यहाँ पे कैलकुलेशन 9 तक इतना करने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन चेक कर सकते हो आप। 18c9 1/2 की पावर 9। तो जरा चेक करते हैं, तो 18c9 1/2 की पावर 9, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका सेकंड। और अगर वो टर्म पूछता है इंडिपेंडेंट टर्म कहाँ पे लाई कर रही है, तो यहाँ पे हमारे पास 9 इसकी वैल्यू आई थी, तो टर्म हमारे पास हो जाएगी 10th, सॉरी। क्लियर भाई? सिंपल, x की पावर को p से डिनोट करें, डिवाइड में जो है उसे q से करें, और फॉर्मूला हमारे पास रहेगा np डिवाइड बाय p प्लस q। वहां से हमें r मिल जाएगा, कोफिशिएंट में r को डायरेक्ट यूज कर लें और टर्म में उसको एक ऐड कर दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, यहां से फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझते हुए ध्यान से। तो ये चीज यहाँ, तो अब ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा जाता है, इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। कंपेयर करेंगे, सिंपल सिंपल सी बात है, सिंपल कंपेयर करेंगे, p चाहिए, फिर q चाहिए, फिर n, और r जो है वो डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा हमारे पास np डिवाइड बाय p प्लस q के लिए। तो यहाँ से हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक और टॉपिक आज आपको करवाया जाता है यहाँ से, नंबर ऑफ टर्म। कि बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर अगर हमें कोई एक्सपेंशन दी गई है तो उसके अंदर कितनी टर्म लाई करेंगी, उसके लिए हम रिजल्ट याद करेंगे। तो सबसे पहला रिजल्ट होता है सिंपल एक्सपेंशन, जो सिंपल बाइनोमियल का होता है हमारा। तो सिंपल बाइनोमियल के अंदर सिर्फ पावर के ऊपर राजे डिपेंड करता है हमारा, पावर जो भी दी गई है हमेशा टर्म उससे एक नेक्स्ट आती है। जैसे अगर हम सिंपली सोल्व करके देखें, देखो a प्लस बी को मैंने कहा यहां से इसकी पावर 1 दी है, या अगर इसकी पावर 1 दी है, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, a प्लस बी, मतलब कि पावर 1 थी और टर्म कितनी बन गई, 2। अब इसके लिए a प्लस यहां से b का स्क्वायर अगर लिया जाए तो क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जब हमारे पास पावर 2 आती है तो हम देखते हैं कि हमारे पास टर्म कितनी बन रही है, 3। तो इसका मतलब यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला बन गया कि बाइनोमियल एक्सपेंशन जब भी खोली जाती है तो होल पावर के अंदर एक टर्म जो है वो हमेशा एक्स्ट्रा रहती है। तो अगर सिंपल हमसे पूछा जाता है कि इस एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स हैं, तो हमने कुछ वो नहीं, सिंपल पावर में एक ऐड कर देंगे। अब आ जाती है कि दो दो एक्सपेंशन अगर हमें साथ में दे दी जाए कि a प्लस बी की पावर n होगी, a माइनस बी की पावर n, बीच में एक बार प्लस आ जाए, एक बारी माइनस अगर आ जाए, तो ये हमारा इस n के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहले हम देखते हैं कि n अगर हमारे पास ओड पावर है, ओड पावर मतलब कि अब यहाँ पे आपको उसने 7 दे रखा है, यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 5 दिया, कोई भी ओड वैल्यूज अगर वो आपको देता है तो आपके प्लस आए या माइनस कोई भी फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट उसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म हो जाती है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ओड टर्म है 2 से डिवाइड तो होगी नहीं, तो ओड टर्म है तो पहले उसमें एक इंक्रीज कर देंगे और फिर 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर ये n ओड ना होके हमारे पास इवन हो जाए, n जो पावर है वो हमारे पास, n जो पावर दी गई है वो हमारे पास क्या हो जाए, इवन पावर हो जाए,
तो इवन पावर के अंदर ये चीज थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, ये माइनस है भाई यहाँ पे, कि अगर प्लस है तो इवन है तो डिवाइड करके एक एक्स्ट्रा हो जाएगी, और माइनस है तो टोटल की हाफ टर्म रह जाएगी हमारे पास। कि पावर जो दी हुई है इवन अगर हमारे से टर्म्स पूछी गई है तो अगर माइनस साइन है बीच के अंदर तो जितनी भी टर्म्स पावर उसने दी है उसकी आधी टर्म बच जाएंगी, आधी प्लस और माइनस में कैंसिल हो जाएंगी, और अगर प्लस दी हुई है तो एक टर्म क्या हो जाएगी एक्स्ट्रा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्सपेंशन जिसमें टर्म्स जो है दो से ज्यादा हो जाए, बाइनोमियल से ज्यादा हो जाए हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट हम लर्न कर लेंगे कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है। जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ से कि 2x प्लस में 4y प्लस 7z प्लस 5 ऐसे दे दिया और इसकी पावर जो है वो 10 दे दी। अब मैं कहती हूँ कि इसको जब मैं खोलेंगे तो इसके अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। तो इसकी नंबर ऑफ टर्म के लिए हमने क्या करना है, तो यहाँ से हम इसको काउंट करते हैं कि इसमें यहाँ पे हमारे पास टर्म्स दी कितनी है इसने यहाँ पे। तो ये एक, ये हमारे पास 2, ये 3 और ये 4। तो यहाँ ये 4 हो गया, मतलब कि k की वैल्यू 4 हो जाएगी और होल जो पावर है वो n। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन के अंदर फॉर्मूला लगा लेंगे कि जितनी भी हमारे पास एक्सपेंशंस की दी हुई है एक कम हो जाएगा, तो 10 प्लस एक कम करेंगे तो 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मतलब कि 13c3। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेंगी 13c3। 13c3 को सोल्व कर लोगे 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 6 2 जा देन सोल्व। ठीक है भाई, तो फार्मूला कैसे लर्न करना है, तो यहाँ पे वो कितनी भी आपको टर्म्स दे सकता है, कोई लिमिट नहीं उसने, 5 दे 10 दे 15 दे 20 दे कुछ भी दे आपको, तो उसको आप k से डिनोट कर लेंगे और फॉर्मूला रहेगा हमारे पास n प्लस k माइनस 1 कॉम्बिनेशन ऑफ k माइनस 1, बल्कि जो टोटल है उसमें से एक कम कर ली और n में ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय कॉम्बिनेशन के सेम रख लिया हमने। तो कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं इसके ऊपर जरा सोल्व करके। कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स बताएं, तो नंबर ऑफ टर्म में अब सिंपल हमें 2 ही टर्म्स दी गई है, यहाँ पे 2 ही वैल्यू है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पावर के ऊपर देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट था कि अगर x प्लस a की पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी काउंट की थी, एक इंक्रीज, तो इस 10 है तो एक इंक्रीज होके कितनी हो जाएंगी 11 टर्म्स हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, तो इसकी पावर जरा मिस प्रिंट होगी है, पावर नोट कर लेंगे, इसकी पावर 1 है 11 है। तो अब जरा इसमें ध्यान से थोड़ा सा, मैं कल पहले भी वीडियोस में आपको ये बात बता चुकी हूँ कि जो भी आपको फॉर्मूलेज बताए जाते हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान से करना है, रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज का, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए उसको। तो समझने के लिए अब थोड़ा सा ध्यान दें। ऐसे हमें ये दिख रहा है कि एक्सपेंशन जैसे 3 टर्म की दे रखी है, तो अगर ये 3 टर्म की दे रखी है तो 3 टर्म के लिए तो जरा हमने फॉर्मूला किया था भाई n प्लस में k माइनस 1 c k माइनस 1 फॉर्मूला किया था। पर थोड़ा सा एक्सपेंशन को ध्यान से देखा जाए तो क्या ये हमारे पास आइडेंटिटी नहीं बन रही है भाई, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर ऑफ 2ab, तो हम इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और जबकि पूरी पावर कितनी है 11, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसलिए x प्लस 1 की पावर एक्चुअली में हमारे पास कितनी है 22 है। यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि जो भी अपने एक्सपेंशन दी हुई है उसके अंदर कोई आइडेंटिटी तो नहीं बनाई हुई उसने, तो पहले हम उस आइडेंटिटी को सोल्व करेंगे। तो आइडेंटिटी को हमने सोल्व किया, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर 2ab दिख रहा था, पावर की जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, इट इज 22, और 22 के बाद कुछ करना ही नहीं, एक ऐड हो जाएगा, तो देन आंसर इज 23 यहाँ से। ठीक है, ऐसा ना हो कि सिंपल रट्टा लगा रखा है, बस देखा और फटाफट लगा दिया और गलत कर दिया क्वेश्चन। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम 2 टर्म्स के लिए। तो 2 टर्म के लिए हमने n के लिए किया था कि सबसे पहले तो n को डिसाइड किया करो फिर बाद में कुछ सोचा करो। तो हमें पता है कि 51 जो है वो हमारा एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर अगर आए तो हमें बीच के प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ओड के लिए हमारे पास डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमने निकालनी है,
तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमारे पास हो जाएगा n प्लस 1/2। तो हमारे पास कितना है भाई 51 प्लस 1/2, देन 52 डिवाइडेड बाय 2, देन 2 से डिवाइड कर लेंगे, दीज आर द 26 यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले पावर से डिसाइड कर, जब भी दो टर्म्स दी होंगी तो उसमें हम पावर से डिफाइन करेंगे कि पावर इवन है या ओड है। तो अगर ओड है तो हमारा एक ही फॉर्मूला है n प्लस 1/2, तो इसलिए 51 था, 1 ऐड करेंगे। और ये चीज मैं सिर्फ सोल्व करके समझा रही हूँ, वरना आप अपने माइंड में कर सकते थे। 51 में एक इंक्रीज करेंगे 52, और 52 का हाफ करेंगे, दीज आर द 26, डायरेक्ट आंसर यहाँ से। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, अब हमारे पास आ गई भाई इवन टर्म। तो इवन अगर टर्म सॉरी इवन पावर आ गई हमारे पास, तो इवन पावर के लिए हमें जरा प्लस माइनस को चेक करना पड़ेगा। तो जब भी हमने क्या किया था भाई फार्मूले में, अगर n हमारे पास इवन है तो आपको देखना पड़ेगा कि बीच में प्लस का साइन है या फिर माइनस का साइन है। ठीक है, अगर प्लस का है तो एक इंक्रीज होएगा n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, और माइनस है तो डायरेक्ट ही हो जाएगा n/2। तो आपके पास 50 जो है वो एक इवन टर्म है और माइनस है तो सिर्फ 2 से डिवाइड करना है, इट इज 25 यहाँ से। ठीक है, ओड पावर में हमारे पास एक ही फॉर्मूला होगा, सिंपल एक इंक्रीज करके 2 से डिवाइड कर दे। और इवन के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होंगे, दो फार्मूलों में अगर माइनस है तो उसका हाफ टर्म्स बच जाती है, और प्लस है तो एक टर्म इंक्रीज हो जाती है यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। अब 3 टर्म के अंदर हमारे पास आ गया है यहाँ से। तो सबसे पहले जब भी कोई टर्म्स आती हैं तो सबसे पहले ये चीज चेक कर ले कि कहीं वो कोई आइडेंटिटी ना बन रही हो। तो 1 + x + x² कोई भी नहीं बन रही, तो यहाँ पे ये वैल्यूज जो है ये कितनी है 3, ये हमारे पास 6, मतलब कि n की वैल्यू और ये k की वैल्यू। तो हमने क्या फॉर्मूला किया है, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए करवाया है n + k-1c k-1। तो ये 6 हो गया हमारे लिए, प्लस यहाँ पे 3-1। तो 3-1 कितना 2 यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास 8c2। तो सोल्व करेंगे 8 7 डिवाइडेड बाय 2 1, 2 4 जा, देन 4 7 4 जा 28। तो इस एक्सपेंशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी रहेंगे हमारे पास 28। तो ये आज हमारे टॉपिक था जिसके अंदर हमने दो चीजों को किया है। क्या क्या हो गया हमारे पास, इंडिपेंडेंट टर्म्स निकालना। इंडिपेंडेंट टर्म मतलब कि उस एक्सपेंशन के अंदर वो टर्म फाइंड आउट करना या उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना जहाँ पे x की पावर 0 रहती है। और दूसरा हमने किया है नंबर ऑफ टर्म। दोनों ही टॉपिक बहुत ही अच्छे टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इन्हें बहुत डीपली करें। और जो भी आपको फार्मूले कराए जाते हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान से, ऐसा नहीं है कि फार्मूलों को रट्टा लगा लिया और क्वेश्चन को हमने देखा ही नहीं, वो हमने गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो क्वेश्चन को देखते हुए और फॉर्मूलों को दोनों को साथ साथ रखते हुए अच्छे से इसे हमने अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू।